हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। सो बच्चों, क्लास 12th की फिजिक्स में हम लोग का टॉपिक क्या चल रहा है? ऑप्टिक्स चल रही है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स या रे ऑप्टिक्स जिसे कहते हैं। और बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पावर। बट पावर के पहले मैं एक बार आपको फार्मूला बता देता हूँ। आपने पढ़ा था लेंस मेकर्स फार्मूला, ठीक है बेटा? तो लेंस मेकर्स फार्मूले में थोड़ी सी बातें हैं, आप लोग याद करें वो क्या है। तो लेंस मेकर फार्मूला मैंने जो आपको पढ़ाया था, वो मैंने बताया था 1/f इक्वल टू म्यू टू अपॉन म्यू वन माइनस वन। यही था क्या? है ना? म्यू माइनस वन, 1/r1 माइनस 1/r2। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो बच्चों, इन शॉर्टेस्ट फार्मूले को म्यू टू अपॉन म्यू वन की जगह वन म्यू टू लिख दिया जाता है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू वन को वन म्यू टू भी लिखा जाता है। क्लियर? तो मे बी आपने इस फार्मूले को अगर इस तरीके से भी देखा है तो कोई बुरी बात नहीं है। 1/f इज इक्वल्स टू वन म्यू टू माइनस वन, 1/r1 माइनस 1/r2, 1/r1 माइनस 1/r2। क्लियर है? अब बच्चों, इस फॉर्मूले के एप्लीकेशन के लिए आपको म्यू टू और म्यू वन के फॉर्म में तोड़ना जरूरी है। तो आपने इसको इस फॉर्म में तोड़ लिया। तो मैं फिर से एक बार लिख देता हूँ, क्योंकि आपने इसको तोड़ने को मुझे कहा है। सो 1/f इक्वल्स टू म्यू टू अपॉन म्यू वन माइनस का वन, 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेता हूँ बेटा। देखो, 1/f इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन म्यू वन, 1/r1 माइनस 1/r2। क्लियर बच्चों? अब देखिए इस फॉर्मूले का चमत्कार। ये बहुत ही, इससे एक न्यूमेरिकल बनता है इस फॉर्मूले पे, और एक क्वेश्चन भी आता है। वो क्या होता है क्वेश्चन? देखिए, अगर आपने एक लेंस लिया है, हम्म, ये एक कॉन्वेक्स लेंस है। बेटा, कॉन्वेक्स लेंस आपने हवा में रख रखा है। तो बाहर का मीडियम है म्यू वन और अंदर का मीडियम है म्यू टू। क्लियर है बेटा? तो बाहर का मीडियम है म्यू वन और अंदर का मीडियम है म्यू टू। ठीक है? अभी इसकी म्यू टू, क्योंकि म्यू वन से बड़ा है, क्योंकि अंदर का मीडियम डेंसर है, तो बाहर का मीडियम रेयर है। क्लियर बेटा? तो इस टर्म के कारण, म्यू टू माइनस म्यू वन के कारण, जब आप बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। यस और नो? मतलब 1/f जो आएगा, ऑल टोटल क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। यानी कि फोकल लेंथ भी क्या होगी बेटा? पॉजिटिव। क्लियर कि नॉट क्लियर? बट अब देखिए, चमत्कार तब हो रहा है, यदि मान लीजिए आपके पास में कोई कॉन्वेक्स लेंस है, और कॉन्वेक्स लेंस के अंदर का मीडियम है म्यू टू, और बाहर आपने इसको इससे भी बड़े मीडियम में रख दिया। ठीक है ना? मतलब पहले रेयर टू डेंसर रिफ्रैक्शन हो रहा था, अब आपने जो बाहर म्यू वन रखा है, वो कुछ ऐसा रखा है कि म्यू वन इज ग्रेटर देन म्यू टू। क्लियर हो गया? मतलब बाहर का मीडियम अंदर के मीडियम से ज्यादा है, अंदर के मीडियम से ज्यादा है। तो देखिए क्या हो जाएगा। तो 1/f इक्वल्स टू, जो हमने फॉर्मूला बनाया, म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन म्यू वन। क्लियर? 1/r1 माइनस 1/r2। क्लियर? तो इस केस में देखिए, म्यू वन बड़ा है और म्यू टू छोटा है। यस और नो? यहाँ पे देखिए, म्यू वन इज ग्रेटर देन म्यू टू, राइट? सो म्यू टू माइनस म्यू वन कितना आ जाएगा? यहाँ पे लेस देन जीरो आ जाएगा। म्यू टू माइनस म्यू वन क्या आ जाएगा? लेस देन जीरो। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? म्यू टू माइनस म्यू वन इज लेस देन जीरो। और लेस देन जीरो का मतलब क्या होता है? निगेटिव होता है। क्लियर? मतलब बेटा, ये टर्म जो है होगा क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। क्लियर? मतलब 1/f आपके पास में क्या आ जाएगा? निगेटिव आ जाएगा। मतलब फोकल लेंथ क्या आ जाएगी? निगेटिव आ जाएगी। क्लियर? तो मेरे कहने का मतलब क्या होगा कि अगर आप एक कॉन्वेक्स लेंस को उससे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम के अंदर रख दें, ठीक है ना, तो वो कॉन्वेक्स के जैसे बिहेव नहीं करेगा, अब वो कॉनकेव के जैसे बिहेव करेगा, क्योंकि कॉनकेव की फोकल लेंथ निगेटिव होती है। क्लियर कि नॉट क्लियर? क्लियर कि नॉट क्लियर बच्चों? क्योंकि कॉनकेव की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, तो है कॉन्वेक्स, बट आपने क्या किया? आपने बाहर का मीडियम बढ़ा दिया और लेंस के अंदर का मीडियम कम कर दिया। समझ गए ना? लेंस के अंदर का मीडियम यदि कम हो गया, तो म्यू वन बड़ा हो गया और म्यू टू अगर छोटा हो गया, तो बेटा लेंस का नेचर चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लेंस का नेचर चेंज।
क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? लेंस नेचर विल बी चेंज्ड। ठीक है बच्चों। तो अगर यदि अंदर का लेंस कॉन्वेक्स था तो वो एज अ कॉनकेव काम करेगा, मतलब कॉन्वेक्स जो होगा वो किसके जैसे काम करेगा? कॉनकेव के जैसे। और अगर यही कॉनकेव होता तो किसके जैसे कौन करेगा? कॉन्वेक्स के जैसे। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो इसी पर एक क्वेश्चन आता है कि अगर पानी के अंदर हवा का बुलबुला होता है, सो बेटा ये वाटर है, और वाटर के अंदर हवा का जो बुलबुला होता है वो किसके जैसे काम करता है? कॉन्वेक्स के जैसे कि कॉनकेव के जैसे? बताइए। बिल्कुल सही, कॉनकेव के जैसे काम करेगा बच्चों, क्योंकि बाहर का मीडियम है म्यू 1 और अंदर का मीडियम है म्यू 2। और बाहर क्योंकि पानी है मतलब डेंसर है, तो म्यू 2 इज ग्रेटर देन म्यू 1, राइट? म्यू 2, सॉरी उल्टा बोल गया मैं, म्यू 1 बड़ा होगा, म्यू 2 इज लेस देन म्यू 1, राइट? तो म्यू 2 छोटा होगा और म्यू 1 का होगा, बड़ा होगा। अब यदि इसमें फॉर्मूला आप लगाएंगे 1/f इक्वल टू, सो जैसा आपने ने कहा, म्यू 2 माइनस म्यू 1/म्यू 1, 1/r1 माइनस 1/r2, राइट? तो अब यहाँ पे फोकल लेंथ क्या आ जाएगी बेटा? नेगेटिव आ जाएगी। क्लियर हुआ? क्योंकि ये चीज बड़ी है और छोटे में से बड़े को माइनस करोगे तो आंसर क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? मतलब फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो यहाँ पे जो बेटा अपने पास में ये बबल होगा एयर का, किसके जैसे काम करेगा? एज अ कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, तो बच्चों ये हो गई बात, किसकी हो गई यह बात? ये अपनी बात हो चुकी है पावर की, सॉरी फोकल लेंथ की, फोकल लेंथ की, ठीक ना? तो फोकल लेंथ अलग अलग मीडियम में इस तरीके से बदलती है। कोई प्रॉब्लम? चलिए बच्चों, अब इसमें एक केस और डिस्कस करते हैं हम लोग। आपने देखा होगा कभी आपके स्कूल वगैरह में इस चीज को दिखाया गया हो कि अगर ये कुछ इस तरीके से करते हैं स्कूल वगैरह में एक्टिविटी, कि यहाँ पर एक खाली गिलास ले लेते हैं, है ना? क्या करते हैं? खाली गिलास ले लेते हैं और ऊपर से इस पूरे मग में ऑयल भर देते हैं, सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल, ठीक है ना? तो आपने देखा होगा ये जो ग्लास होता है ये डिसअपियर हो जाता है, पूरा का पूरा गायब हो जाता है। क्लियर? ये पूरा का पूरा क्या हो जाता है? गायब हो जाता है, ठीक है ना? हाँ, ये एक्टिविटी आपके स्कूल वगैरह में कभी कराई जाती है। तो एक्चुअली ये क्यों होता है? ये भी इसी फिजिक्स का फिनोमेनन, रिफ्रैक्शन का। सो देखिए, 1/f इक्वल टू, हमने क्या पढ़ा है आपको? म्यू 2 माइनस म्यू 1/म्यू 1, 1/r1 माइनस 1/r2। क्लियर? अगर म्यू 1 इक्वल टू म्यू 2 हो जाएगा, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों के सेम हो जाएंगे, बाहर के मीडियम का भी अंदर का भी, ठीक है? अगर दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम कर दोगे बेटा, तो म्यू 2 माइनस म्यू 1 इक्वल टू म्यू 2, तो ये टर्म इक्वल हो गए तो कितना आएगा डिफरेंस? जीरो आएगा। जीरो के साथ सब कुछ जीरो हो जाएगा, आ जाएगा। मतलब 1/f इक्वल टू जीरो, 1/f इक्वल टू जीरो, मतलब f का मतलब कितना हो गया? इनफाइनाइट। मतलब रेस कहाँ पे फोकस होंगी? इनफाइनाइट पे। और जब रेज इनफाइनाइट पे फोकस होती हैं, मतलब एक स्लैब के जैसे काम कर रही हैं। रेज कहाँ फोकस होंगी? इनफाइनाइट। मतलब ये कैसे काम करेगा? पैरेलल ग्लास, सॉरी ग्लास स्लैब के जैसे। किसके जैसे काम करेगा? ग्लास स्लैब। तो यहाँ पर कोई भी रिफ्रैक्शन आपको नहीं होता दिखाई देगा, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब के जैसे काम करेगा। क्लियर हो गया? हाँ, तो इस तरीके से यदि आप सेम मटेरियल रख देंगे तो वहां पे क्या होगा? कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होगा। वो मटेरियल जो होगा प्लेन ग्लास स्लैब के जैसे काम करेगा। तो यहाँ पर लाइट जो आएगी सीधे सीधे निकल जाएगी। एनी प्रॉब्लम? यस। ठीक है ना? कोई दिक्कत? देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है, इफ लाइट गोज फ्रॉम वन मटेरियल टू अनदर एंड द टू मटेरियल्स हैव डिफरेंट इंडाइसेस ऑफ रिफ्रैक्शन, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देन द लाइट विल बेंड। मतलब लाइट बेंड होगी जब दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होंगे। क्लियर? बट यदि दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होंगे तो फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी? इनफाइनाइट। क्लियर? और कोई भी बेंडिंग नहीं होगी लाइट की, जैसा मैंने अभी आपको बताया। क्लियर? थ्योरी में मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है ना? बट इफ टू इंडाइसेस ऑफ रिफ्रैक्शन आर नॉट वेरी डिफरेंट, द लाइट गोज नॉट, लाइट डज नॉट बेंड टू मच। लाइट बिल्कुल भी बेंड नहीं होगी ज्यादा। क्लियर?
चलिए आइए देखते हैं इस एक्सपेरिमेंट को। यस, तो ये सर जी आ गए हैं ये एक्सपेरिमेंट बताने के लिए फिजिक्स का। अब यहाँ पर देखिए सर ने 2 ग्लास ले लिए हैं, ठीक ना? और मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों ग्लासेस शायद अलग अलग मेटल के, और यहाँ पे एक वेजिटेबल ऑयल है। नहीं नहीं, दोनों सेम मेटल के होंगे। और ये देखिए इन्होंने एक ग्लास के अंदर दूसरा ग्लास रख दिया है। ठीक है बच्चों, एक ग्लास के अंदर दूसरा ग्लास रख दिया है। आपको ये ग्लास क्यों दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है। यस और नो? क्यों रिफ्रैक्शन हो रहा है? देखिए, एक बड़ा वाला ग्लास है और एक छोटा वाला ग्लास है इसके अंदर, है ना? तो क्या फिनोमेनन हो रही है? लाइट सबसे पहले बेटा बड़े वाले ग्लास में जा रही है, तो पहली बार यहाँ रिफ्रैक्शन हो रहा है, और फिर उसके बाद अंदर जा रही है तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है। क्लियर? जिसके कारण दोनों ग्लास आपको दिखाई दे रहे हैं। बट अभी देखिए क्या होने वाला है। यस, तो जैसे ही हमने, देखिए अब, यस, ये देखिए दोनों ग्लास आपने रख दिए हैं, और इसके बाद यहाँ पे हमने वेजिटेबल ऑयल ले लिया है, और वेजिटेबल ऑयल को हमने डालना शुरू किया। ये भाई साहब वेजिटेबल ऑयल हमारे पास आ गया है, भर दिया। अभी भी हमको दिख रहा है कि वेजिटेबल ऑयल है। यस और नो? अब हमने बाहर इसको भरना शुरू किया। ये देखिए अंदर वाला ग्लास टोटली डिसअपियर हो गया है। हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। यस, अंदर वाला ग्लास क्या हो चुका है? टोटली डिसअपियर हो चुका है, ठीक ना? द स्मॉल बीकर हैज ऑलमोस्ट द सेम इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन एज ऑयल। क्यों? क्योंकि बेटा जो अंदर वाला ग्लास है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बिल्कुल जो ऑयल है हमारा उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर है। क्लियर? इसकी वजह से वो हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है। डन? Yes. So the light is traveling through a beaker into your eye is not bending at the surface of the glass. Therefore, you cannot see the small beaker. क्योंकि अंदर वाला ग्लास रिफ्रैक्शन नहीं कर रहा है, इसलिए लाइट की बेंडिंग नहीं हो रही है। ठीक है ना? और आप अंदर वाले ग्लास को डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हो। आगे समझ बच्चों? यस, तो ये एक प्रकार का रिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट है। तो बच्चों थ्योरेटिकली हमने इस बात को इस तरीके से देख लिया कि फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी? इन्फिनिटी हो जाएगी। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट, पावर ऑफ अ लेंस। व्हाट इज पावर? पावर की बात करेंगे अब कि पावर क्या होती है। तो टॉपिक बनाइए बच्चों, पावर ऑफ अ लेंस। हेडिंग है पावर ऑफ अ लेंस। पावर का मतलब क्या है? पावर का मतलब है बेटा कि बेंडिंग एबिलिटी ऑफ अ लेंस, एबिलिटी ऑफ अ लेंस। ठीक है, कोई कितना बेहतर बेंड कर पा रहा है। यहाँ पे आपके पास मैं दो लेंस की सिचुएशन दिखा रहा हूँ, एक लेंस ये है, एक लेंस ये है। ये जो है लाइट को थोड़ी दूर फोकस कर रहा है, राइट? और ये लाइट को बिल्कुल पास में फोकस कर रहा है। क्लियर हो गया बेटा? क्या फर्क है देखिए, ये थोड़ा दूर फोकस कर रहा है तो इसकी फोकल लेंथ f1 है, और इसकी फोकल लेंथ f2 है। क्लियर? ये दूर फोकस कर रहा है मतलब इसकी पावर कम है, इसकी पावर क्या होगी? कम। और ये बहुत तेजी से फोकस कर रहा है, जल्दी फोकस कर रहा है, तो इसकी पावर क्या होगी? ज्यादा होगी। ओके, मतलब फोकल लेंथ अगर ज्यादा है तो पावर कम होगी, फोकल लेंथ अगर कम है तो पावर क्या होगी? ज्यादा होगी। तो फॉर्मूला हम पावर का कैसे देते हैं? पावर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन फोकल लेंथ। क्लियर? और याद रखिएगा कि पावर की एसआई यूनिट होती है डायप्टर, जिसको हम डी में शो करते हैं, और डायप्टर होता है 1 अपॉन फोकल लेंथ इन मीटर। क्लियर? हाँ, कभी कभी आपको फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दे दी जाती है। एग्जाम्पल के लिए आपसे कहा गया कि एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर है। तो कॉन्वेक्स है तो आपको पता होना चाहिए कि ये पॉजिटिव होगा। क्लियर? कॉन्वेक्स लेंस है तो इसकी फोकल लेंथ क्या होगी? पॉजिटिव। ठीक, और अब हम इसकी पावर निकालते हैं। सो पावर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन फोकल लेंथ। तो देखिए यहाँ पे 25 सेंटीमीटर दिया है, बट क्वेश्चन में क्या है? मीटर में होना चाहिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली। तो 25 सेंटीमीटर को हम मीटर में बदलेंगे। सो 25 सेंटीमीटर इक्वल टू 25/100, राइट? सो यहाँ पे बेटा हम रख देंगे P इज इक्वल्स टू 1/25, 100 ऊपर आ जाएगा, अब ये मीटर में हो चुका है। सो दैट इज इक्वल्स टू आंसर, P इज इक्वल्स टू 4 डायप्टर। क्लियर हो गया? तो पावर इज इक्वल्स टू 4 डायप्टर। ठीक है,
पावर का हम फॉर्मूला निकाल लेते हैं। पावर का फॉर्मूला क्या होगा? ऑल यू नो पावर इज इक्वल्स टू 1/f होता है, और 1/f का हमने फॉर्मूला पढ़ा है आपको, 1 μ2 माइनस 1 माइनस 1/r2। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर पावर। क्लियर? हाँ, तो अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी, है ना, किसकी पॉजिटिव होती है फोकल लेंथ? कॉन्वेक्स की, तो पावर भी क्या होगी? पॉजिटिव होगी, बिकॉज पॉजिटिव का रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है। क्लियर? अगर फोकल लेंथ नेगेटिव होगी, लाइक कॉनकेव, तो कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, तो पावर भी क्या होगी? नेगेटिव। ठीक है ना? जैसे मुझे नेगेटिव का चश्मा लगता है, क्यों लगता है मुझे? क्योंकि मुझे मेरी फोकल लेंथ कॉनकेव है, मेरे आंखों में लेंस जो लगा हुआ है, मैंने चश्मे में कॉनकेव लेंस लगाया हुआ है, कॉनकेव लेंथ की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, इसलिए मेरा जो पावर बनता है नेगेटिव में। तो मैं डॉक्टर के पास कभी भी जाऊंगा तो मेरा जो पावर लिखेगा वो नेगेटिव में लिखेगा, -0.25 या वट जो भी लिखेगा। क्लियर हो गया? क्लियर हुआ बच्चों? तो नेगेटिव का चश्मा किनको लगता है? जिनको दूर का नहीं दिखता, है ना, जिनका दूर नहीं दिखता, मतलब जिनको मायोपिया हो गया है। क्या हो गया? जिनको मायोपिया। यस, और पावर पॉजिटिव, अगर पावर पॉजिटिव है तो आपको कॉन्वेक्स लेंस लगेगा, है ना, कॉन्वेक्स लेंस लगेगा, पावर पॉजिटिव होगी। और जिनको कॉन्वेक्स लेंस लग रहा, मतलब पास का नहीं दिखना, तो मतलब इनको क्या हो चुका? हाइपरमेट्रोपिया। क्लियर? हाँ, तो ये हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित लोग कॉन्वेक्स लेंस लगाएंगे। सो पावर की बात हो गई है, ये इतना ही पावर है हमारे सिलेबस में। ठीक है, और अब हम पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस इन कॉन्टेक्ट। अब हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस। ओके गाइस, सो आवर टॉपिक इज कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस। बना लीजिए, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस। यस, ऑब्वियसली कॉम्बिनेशन है लेंसेस इन कॉन्टेक्ट। बेटा हम बात करेंगे यहाँ पे केवल थिन लेंसेस की। अकॉर्डिंग टू अवर सिलेबस वी हैव टू डिस्कस ओनली विद द थिन लेंसेस। ओके, अच्छा, कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेस में हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा? हम लोग पढ़ेंगे इफेक्टिव पावर। मतलब अगर हम कुछ लेंस को कंबाइन कर रहे हैं, सो व्हाट इज द इफेक्टिव पावर? फर्स्ट थिंग, ओके, effective power of the combination, and second thing is effective focal length. Focal length, so two things are very important. One is effective focal length and second one is effective power during the combination of lenses. Okay, so why we use the combination of lenses? हम combination of lenses का यूज इसलिए करते हैं, फर्स्ट टू इंक्रीज द मैग्निफिकेशन, मतलब हमें मैग्निफिकेशन को इंक्रीज करना पड़ता है। ओके, फर्स्ट टू इंक्रीज द मैग्निफिकेशन, फर्स्ट थिंग। क्लियर? कि हम लेंस के मैग्निफिकेशन को कंसीडरेबल अमाउंट में बढ़ा सकें। यस, सेकंड, मेक द फाइनल इमेज एरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। मतलब हम चाहते हैं कि हमारा जैसा ऑब्जेक्ट है उसी ओरिएंटेशन में हमको इमेज मिले। लाइक ये हमारा ऑब्जेक्ट है तो हमारी इमेज भी ऐसी ही मिले। सो विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, इसको क्या बनाने के लिए? सेम डायरेक्शन में एरेक्ट बनाने के लिए। ठीक है ना, फाइनल इमेज एरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द इनिशियल इमेज, इनिशियल ऑब्जेक्ट। रिड्यूस द सर्टेन एब्रेवेशन। ये एब्रेवेशन क्या होता है बेटा? अगर ये एक कलर डिफेक्ट होता है, एब्रेवेशंस का मतलब होता है डिफेक्ट। ठीक है ना, अभी हम आपको डिटेल में बताएंगे कि एब्रेवेशन का मतलब क्या होता है, कलर डिफेक्ट होता है। थोड़ा समझ लीजिए एब्रेवेशंस को। बेटा एक्चुअली क्या है कि हम जानते हैं कि लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम। क्लियर? अब ये कोई ऑब्जेक्ट है बेटा, अब लेंस के अंदर एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, और यहां से व्हाइट लाइट चली, तो व्हाइट लाइट के कितने कंपोनेंट कलर होते हैं बेटा? 7 कंपोनेंट कलर होते हैं। यस और नो? विबग्योर। ओके, ये 7 कंपोनेंट कलर होते हैं। अब आपको पता होगा, मैंने आपको पढ़ाया था कि म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी एंड दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। क्लियर कि नॉट क्लियर? मतलब अलग अलग वेवलेंथ के लिए अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेट हो जाएगा। क्लियर? लाइक यदि मैं वेवलेंथ की बात करूं तो वॉयलेट कलर की वेवलेंथ सबसे छोटी होती है और रेड कलर की वेवलेंथ सबसे बड़ी होती है। ओके, तो जब वॉयलेट कलर की वेवलेंथ सबसे छोटी है तो सबसे बड़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होगा? वॉयलेट कलर का, क्योंकि वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। राइट? मतलब वॉयलेट कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे बड़ा होगा और रेड कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
सबसे छोटा होगा। यस और नो? जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होता है उसके लिए सबसे ज्यादा रिफ्रैक्शन होता है, मतलब मोस्ट रिफ्रैक्टेड रे होगी वॉयलेट रे। क्लियर? हाँ। तो वॉयलेट कलर के लिए रिफ्रैक्शन सबसे ज्यादा होगा और रेड कलर के लिए रिफ्रैक्शन सबसे कम होगा, लीस्ट रिफ्रैक्शन। यस और नो? क्योंकि रिफ्रैक्शन म्यू की अमाउंट पे डिपेंड करता है, जिसका म्यू ज्यादा है रिफ्रैक्शन ज्यादा होगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो मेरे कहने का मतलब ये है कि सबसे ज्यादा रिफ्रैक्शन मिलेगा किसको? वायलेट कलर को। क्लियर? और सबसे कम रिफ्रैक्शन मिलेगा किसको? रेड कलर को। क्लियर? तो होगा क्या, जब यहां से रिफ्रैक्शन होगा तो ये 7 कलर अलग अलग डिस्टेंस पे थोड़े थोड़े बैंड इस तरीके से बना लेंगे। समझ गए? इनको बहुत गहराई से देखा जाए तो ये सातों कलर यहाँ पे फैले रहेंगे। क्लियर? क्योंकि इनका रिफ्रैक्शन होगा अलग अलग प्लेसेस पर। तो इसको बोलते हैं हम एब्रेविएशन। क्या बोलते हैं बेटा? हाँ, सो दिस इज कॉल्ड एब्रेविएशन। तो होता क्या है, दो लेंस का यूज करने से इस एब्रेविएशन को रिड्यूस किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। सो लिखा हुआ है reduce certain abbreviations, aberrations not abbreviations. So reduce certain aberrations, that is defect of images by single lens. भाई सिंगल लेंस लोगे तो इमेज में डिफेक्ट आएगा, डबल लेंस लोगे तो इस एब्रेशंस को आप कम कर सकते हो। ठीक है? चलिए, तो ये हमारा इसका यूज है। चलिए अब करते हैं इसको। To find the position, size and nature of the final image produced a combination of lenses, we first find the image of the object formed by the first lens. इसका कहने का मतलब केवल ये है बेटा कि जब आप लेंस के कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करोगे तो आप क्या करोगे कि पहला लेंस लोगे। बोलो यस और नो? अब फर्स्ट लेंस से जो ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी, समझ गए? जो ऑब्जेक्ट की क्या बन गई? इमेज। सो ऑब्जेक्ट की इमेज आपने कंसिडर कर ली I1। बेटा ये जो इमेज है ये सेकेंड लेंस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी। किसका काम करेगी? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। समझ में आई मेरी बात कि नहीं आई? मतलब इसको हम डॉटेड बनाएंगे और सेकेंड वाले लेंस के लिए L2 के लिए ये इमेज एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी। फाइनली L2 इस ऑब्जेक्ट का एक इमेज बनाएगा यहां पर, दैट इज फाइनल आई। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो इस कंसेप्ट को लगाते हुए हम इस डेरिवेशन को आगे करेंगे। यही लिखा हुआ है, दिस इमेज एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट फॉर द सेकेंड लेंस and we locate its image. The image formed by the second lens serves as the object for the third lens and so on. अगर आपने और ज्यादा लेंस लगाए हैं तो भैया जो सेकेंड ऑब्जेक्ट की इमेज बनी है वो थर्ड लेंस के लिए, सॉरी सेकेंड लेंस के द्वारा जो इमेज बनी है वो थर्ड लेंस के लिए किसका काम करेगी? ऑब्जेक्ट का। हाँ, फिर इस तरीके से मल्टीपल टाइम रिफ्रैक्शन होता जाएगा। राइट? तो आइए देखते हैं डेरिवेशंस इसका। फर्स्ट, फोकल लेंथ ऑफ ए इक्विवेलेंट लेंस। बहुत ही सिंपल डेरिवेशन है बच्चों। सो दो लेंस है हमारे पास में, पहले का सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 है, दूसरे का C2 है। एक हमारे पास पॉइंट ऑब्जेक्ट है O, जिसकी डिस्टेंस हमने क्या ले रखी है? U ले रखी है। ठीक है बच्चों? सो U डिस्टेंस पर एक ऑब्जेक्ट है। फर्स्ट, सो रेस कमिंग फ्रॉम द एक्सिस, पहला यस, रेस कमिंग ऑन द लेंस 1। बेटा क्या करेगा? लेंस 1 इसका रिफ्रैक्शन करेगा और एक इंटरमीडिएट इमेज, मान लो सपोज ये I1 बना दिया बेटा, दिस इज I डैश। तो बेटा ये यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? U है। राइट? यहां तक की डिस्टेंस को हमने मान लिया V डैश या V1, जो भी मानना हो मान लो। ओके? यस, तो फर्स्ट लेंस के लिए इमेज ये बन चुकी है। तो हम लगाएंगे लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला होता है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f1। राइट? सो ये क्या हो जाएगा बेटा? 1/v डैश माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f1। v डैश क्यों? क्योंकि इमेज बन रही v डैश पे। राइट? नाउ सेकंड, देखिए जो यहां पर आपके पास में इमेज बनी है फर्स्ट लेंस की, फर्स्ट लेंस की इमेज किसका काम कर रही है बेटा आपके लिए? फर्स्ट लेंस की इमेज जो है सेकंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। क्लियर कि नॉट क्लियर? फर्स्ट लेंस की जो इमेज है वो सेकंड लेंस के लिए किसका काम कर रही है? ऑब्जेक्ट का। तो मैंने कहा बच्चों की जो फर्स्ट लेंस है, फर्स्ट लेंस की जो इमेज बनेगी वो सेकंड के लिए किसका काम करेगी? ऑब्जेक्ट का। राइट? तो सेकंड लेंस के लिए जो अपना वी डैश है वो क्या बन जाएगा? उसका यू बन जाएगा। समझ पा रहे हो?
सेकेंड लेंस के लिए जो वी डैश है वो क्या बन जाएगा, उसका यू बन जाएगा। तो फॉर्मूला देखो बेटा, फॉर्मूला होता है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f होता है कि नहीं होता। तो सेकेंड लेंस की फोकल लेंथ क्या है, f2, तो 1/f2। सेकेंड लेंस के लिए फाइनल इमेज कहाँ पे बन रही है, v बन रही है, तो यहाँ पे v रख दो, राइट। और सेकेंड लेंस के लिए जो आपका u है वो क्या बन चुका है बेटा, v डैश, ठीक है ना। और v डैश पॉजिटिव है, याद रखिएगा, क्योंकि v डैश ये था, राइट। तो ये प्लस डायरेक्शन में है, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में क्या प्लस है, तो इसलिए आपको यहाँ पे प्लस v डैश ही लेना है, राइट। इक्वेशन नंबर 2, कुछ नहीं, आपको फर्स्ट और सेकंड को अब ऐड कर देना है। देखो बेटा, तो जैसे ऐड करोगे तो ये 1/v डैश प्लस का है और ये 1/v डैश माइनस का, ऐड करोगे तो इसे कैंसिल हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। इधर बचेगा 1/v प्लस का और 1/u माइनस का। सो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। एम आई राइट? इसको आपने ऐड कर दिया, क्लियर है। अब देखिए 1/v माइनस 1/u बाई लेंस फॉर्मूला क्या 1/f होता है कि नहीं होता है। सो बाई लेंस फॉर्मूला 1/f मतलब टोटल फोकल लेंथ 1/f इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2। क्लियर कि नॉट क्लियर। तो जैसे रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन होता था, वैसे यहाँ पे टोटल फोकल लेंथ आ रही है। सो 1/ टोटल फोकल लेंथ इक्वल्स टू 1/ फर्स्ट फोकल लेंथ प्लस 1/ सेकेंड फोकल लेंथ। क्लियर कि नॉट क्लियर। अब इसको मतलब आप क्या समझ रहे हैं कि जो इफेक्टिव फोकल लेंथ होगी वो दोनों से कम हो जाए, मतलब कम हो जाएगी, क्लियर, क्योंकि पैरेलल में है ना। सो मतलब जो एफ नेट आएगा वो F1 से भी कम होगा और F2 से भी कम होगा। होगा कि नहीं होगा, क्योंकि पैरेलल में तो ऐसे ही होता है ना। जो इफेक्टिव फोकल लेंथ आएगी वो दोनों से कम हो जाएगी। क्लियर कि नॉट क्लियर बच्चों। बिल्कुल जैसे वहां पे पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है रेजिस्टेंस के। डन। अब यदि पावर की बात करें तो बेटा नेट पावर, ये देखिए 1/f1 को क्या बोलेंगे हम, P1, और 1/f2 को क्या बोलेंगे, P2। मतलब पावर क्या हो रही है, ऐड हो रही है। क्लियर। तो इस तरीके से हमारे पास एक जनरलाइज रिजल्ट क्या बना, अगर हम एन लेंसेस को कनेक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास नेट फोकल लेंथ 1/f इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 डॉट 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 1/fn। क्लियर। एंड नेट पावर की बात की जाए तो पी नेट इक्वल्स टू P1 प्लस P2 प्लस डॉट 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 Pn। क्लियर बेटा। अब देखिए इसमें एक कंसेप्ट और है, अगर एक फोकल लेंथ, एक लेंस कॉन्वेक्स हो और एक लेंस कॉनकेव हो, सो ऑल यू नो कि कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, कॉनकेव की नेगेटिव होती है, राइट। तो इसकी F1 हो जाएगी और इसकी माइनस F2। सो 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस में और F2 माइनस में। क्लियर। सो रिलेशन क्या बन गया, 1/f1 माइनस 1/f2। सॉल्व कर दीजिए, एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा, F1 F2 एंड हियर इट इज इक्वल्स टू F2 माइनस F1, राइट। सो पलट देंगे, सो 1/f इक्वल्स टू कितना आया है, F2 माइनस F1 अपॉन F1 F2, है ना। सो फोकल लेंथ इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए, कितना आ गया, F1 F2 माइनस F2 माइनस F1। डन। देखिए बच्चों इसमें स्पेशल केस डील करते हैं। अभी आपने इसमें जो फोकल लेंथ निकाली वो कितनी निकाली, आपने निकाली F1 F2 अपॉन F2 माइनस F1, ठीक है ना। F1 F2 अपॉन F2 माइनस F1, ठीक है। अब फर्स्ट केस है अगर दोनों फोकल लेंथ इक्वल हो, मतलब एक कॉन्वेक्स लेंस आपने यूज किया है और एक कॉनकेव लेंस यूज किया है, इसकी भी फोकल लेंथ एफ है और इसकी भी एफ है। क्लियर। तो आपने क्या करा, कॉनकेव और कॉन्वेक्स को मिला दिया, तो क्या हो जाएगा बेटा, ऊपर F1 F2 रहेगा और नीचे ये भी F और ये भी F, तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब रिजल्टेंट फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी फोकल लेंथ मतलब लाइट इन्फिनिटी में फोकस होंगी। ये कब होता है, जब सिस्टम में वो प्लेन ग्लास स्लैब के जैसे बिहेव करेगा। क्लियर। तो जो आपका कॉम्बिनेशन होगा वो किसके जब बिहेव करेगा, लाइक अ ग्लास प्लेट। क्लियर। यस। अगर F1 ग्रेटर देन F2 मतलब बाद वाले की फोकल लेंथ बड़ी है पहले वाले से, तो सिंपल सी बात है भाई, अगर F1 ग्रेटर देन F2, सॉरी उल्टा बोल गया, अगर पहले वाले की फोकल लेंथ बाद वाले से बड़ी है, क्लियर हो गया ना, देन F इज नेगेटिव। क्यों, देखिए यहाँ पे F1 बड़ा है और F2 छोटा है, राइट। तो F यहाँ पे F क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, नहीं आएगा, F2 माइनस F1 नेगेटिव आएगा ना बच्चों, बिकॉज F1 ग्रेटर है। क्लियर ना।
हाँ, तो आपके पास में एफ क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो लेंस आपका किसके जैसे बिहेव करेगा, कॉनकेव लेंस के जैसे। क्लियर कि नॉट क्लियर? हाँ, मतलब यदि कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ बड़ी होगी, फर्स्ट लेंस कॉन्वेक्स लेंस है, अगर कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ बड़ी होगी तो रिजल्टेंट लेंस आपका क्या बन जाएगा, कॉनकेव बन जाएगा। और अगर कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ बड़ी होगी, ये देखिए फर्स्ट सेकंड केस, f2 इज लेस देन f2, f1 इज लेस देन f2, सॉरी, अगर f1 f2 से छोटा है, ठीक है ना, तो f आपके पास क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्लियर? f आपके पास में क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और f पॉजिटिव किसका होता है, कॉन्वेक्स लेंस का। इसका मतलब अगर कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ बड़ी है तो आपका रिजल्टेंट लेंस क्या काम करेगा, कॉन्वेक्स लेंस का। क्लियर? यस। तो बड़े आराम से इनको बनाइएगा। अब देखिए इसमें एक स्पेशल केस याद कर सकते हैं आप, अगर दोनों लेंस के बीच में डी का गैप है, ये देखिए दोनों लेंस अगर डी डी डिस्टेंस से सेपरेटेड है, मतलब ये पहला लेंस और दूसरा लेंस, और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, डी, दिख रही है, ये दोनों लेंस के बीच की डी है। तो इस समय इफेक्टिव फोकल लेंथ का फॉर्मूला याद कर लें, इसका डेरिवेशन हमारे काम का नहीं है, 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस डी बाई f1 f2। ठीक है, तो अगर डी डिस्टेंस है दोनों के बीच में तो ये लगेगा। इफेक्टिव पावर हमने बच्चों आपको बताई दी, राइट, कि जो टोटल पावर होती है सबका सम होती है। क्लियर? हम्म। अगर टोटल पावर पॉजिटिव आएगी तो ये जान लीजिएगा कि कॉम्बिनेशन किसके जैसे बिहेव कर रहा है, कॉन्वेक्स के जैसे, क्योंकि कॉन्वेक्स की पावर पॉजिटिव होती है। अगर टोटल पावर निगेटिव आएगी तो इसका मतलब समझ जाइएगा कि टोटल सिस्टम किसके जैसे बिहेव कर रहा है, कॉनकेव के जैसे। चलिए बच्चों नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। तो ये ऑप्टिक्स का एक बड़ा सा डेरिवेशन है। अब आइए समझते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म को समझने के लिए सबसे पहले देखिए कि प्रिज्म का रे डायग्राम किस तरीके से बनता है। इस डायग्राम को अच्छे समझिए, ठीक है। तो इसके लिए आप सबसे पहले एक प्रिज्म बना लिए। प्रिज्म की हमको जो फेसेस दिखती हैं, इस तरीके से प्रिज्म की हमको सामने से फेसेस दिखाई देती हैं, 2D डायग्राम है ये, ठीक है। बेटा ये प्रिज्म पर इंसिडेंट रे है, जैसे ही इंसिडेंट रे आई आए तो आप यहाँ पे नॉर्मल बना लीजिए, ठीक है। ये कहलाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। अब ये रेयर से डेंसर है तो रेस जा रही थी एक्चुअली ऐसे, बट यहाँ पे बेंड हो जाएगी। क्लियर बेटा? और ये बनाएगी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दिस इज R1, ठीक है, R1 हो गया। एनी प्रॉब्लम? सो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया हमारा R1। देन इसके बाद यहाँ से रेज निकल जाएगी, ये रेज तरीके से निकल गई, एंड अगेन यहाँ पर बेटा रिफ्लेक्शन होगा। ये दो नॉर्मल है, इसका पहला नॉर्मल N1 सपोज कर लो, सेकेंड नॉर्मल इक्वल्स टू N2। डन। फिर यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा तो रेज किस तरीके से जाएगी, ये इस तरीके से अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्योंकि नॉर्मल से ये जाना था इसको, बट डेंसर टू रेयर है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इस तरीके से ये रेस जो है अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली गई। ठीक है बच्चों, ओके। अब देखिए अगर आप इस रेस के ओरिजिनल पाथ को देखते तो ये बताइए ये ऐसे कुछ जाती कि नहीं जाती, और फाइनल पाथ रेस का कहाँ है, ये जा रहा है। तो इनिशियल पाथ एक्सटेंडेड और फाइनल पाथ के बीच में जो एंगल होता है बेटा, इसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ डेविएशन। यस, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। क्लियर कि नॉट क्लियर? हम, और ये जो एंगल बाहर बन रहा है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इमरजेंस, ई। ठीक है, तो यहाँ पर दो एंगल, एक ये वाला एंगल R2 है बेटा, और ये एक R1 है, ये R2 है, ये E है, ये I है, और ये डेल्टा है। ठीक है ना। तो हमें यहाँ पर यदि एंगल ऑफ डेविएशन पता है तो हमें प्रिज्म के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए डिफरें सॉरी कि डिफरेंशिएशन बोल रहा हूँ, प्रिज्म के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए हमें डेरिवेशन यहाँ बनाना है कि प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। क्लियर? तो ये मेन डायग्राम है। अब आइए देखते हैं प्रिज्म का हम डेरिवेशन कैसे करेंगे। तो कंसीडर ए ट्रायंगुलर प्रिज्म, लेट अ रे ऑफ लाइट PQ स्ट्राइक of the face AB of the prism and then refracted to the face AB towards the base of the prism, and again QR is refracted by the face AC। तो तीन फेस है बेटा, दो फेस है बेटा यहाँ पे, एक AB और एक AC। ठीक है, रेज आती है बेटा PQ, फर्स्ट इस पॉइंट पे आकर के स्ट्राइक करी, यहाँ पे हमने नॉर्मल बनाया, नॉर्मल के साथ इस
ने कितना एंगल बनाया, आई। क्लियर। एक्चुअली रे को जो जाना था उसकी डायरेक्शन ये थी कि काश हम ऐसे चले जाते, बट रिफ्रैक्शन के कारण लाइट रे अंदर चली गई, समझ गए, बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल, सॉरी यस, बेंडिंग टुवर्ड द नॉर्मल। क्लियर। यस, क्योंकि ये नॉर्मल था इधर की ओर, दिस इज नॉर्मल n1, तो बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो रेस को जाना ऐसे था, बट नॉर्मल की तरफ ये बेंड हो गई। क्लियर। मेकिंग एन एंगल r1। आगे रेस जाती है, सेकेंड फेज पे फिर से नॉर्मल बनाया हमने, सो दिस इज अनदर नॉर्मल n2। रेस को सीधे निकलना था, बट डेंसर से रेयर, तो बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर होकर के इस तरीके से निकल जाएगी। क्लियर। सो आई इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर जो है यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, R1 and R2 are the angle of refraction by the face AB and AC। तो AB के केस में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, R1, और BC के केस में, AC के केस में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, R2। क्लियर कि नॉट क्लियर। तो यहाँ पे दो हमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दिखाई दे रहे हैं, है ना, आप भी देख रहे होंगे, R1 एंड R2। तो ये बेटा R1 है और सेकेंड वाला R2 है। क्लियर बच्चों। यस। ये जो होता है बेटा, ये वर्टेक्स वाला एंगल, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। क्या बोलते हैं इसे, एंगल ऑफ प्रिज्म। इसका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, एंड डेल्टा इज द एंगल ऑफ डेविएशन। क्लियर। चलिए अब आ जाइए, देखिए अपने पास में ये ये अपने पास में ये क्या है, ये नॉर्मल है, और ये भी क्या है बेटा, नॉर्मल है। क्लियर। हाँ, तो यहां पर तीनों एंगल का सम कितने डिग्री बनेगा बेटा, 90 डिग्री। कौन से ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम, क्यू एन आर की बात कर रहे हैं, राइट। सो क्यू एन आर में एंगल R1 प्लस R2 प्लस एंगल क्यू एन आर इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी से, यस और नो। तो इन ट्रायंगल क्यू एन आर, एंगल R1 प्लस एंगल R2 प्लस क्यू एन आर इक्वल्स टू हाउ मच, 180 डिग्री। क्लियर कि नॉट क्लियर। सो पहली चीज यहाँ पे आ गई कि एंगल R1 प्लस R2 प्लस क्यू एन आर इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्लियर। अब ये देखिए यहाँ पर जो अपने पास में चार एंगल का एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, कौन कौन सा, एक एंगल ये ए वाला, ये क्यू वाला, ये आर वाला और एन वाला, राइट। आप ध्यान से देखिए बेटा, ये नॉर्मल है, राइट। तो इस फेस पर ये एंगल कितने डिग्री होगा, 90 होगा कि नहीं होगा, और इस फेस पर ये भी एंगल 90 होगा, ठीक है ना। तो 90 प्लस 90 कितना हो गया, 180। मतलब इस पॉइंट पर एंगल क्यू और इस पॉइंट पर एंगल आर जो टोटल सम आ रहा है, एंगल क्यू प्लस एंगल आर कितना हो गया, 180 हो गया। तो अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के दो अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, तो हम ऐसे क्वाड्रिलेटरल को क्या बोलते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या बोलते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो बच्चों यहाँ पे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, ये हमारे पास में ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। चारों एंगल का सम कितना होता है, 360 होता है, राइट। तो देखिए मैं लिखूंगा इन क्वाड्रिलेटरल ए क्यू एन आर, ए क्यू एन आर, ए क्यू एन और ये आर, राइट। सो दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो जिसमें दो तो 90 हो जाएंगे सरफेस वाले, राइट। नहीं आया समझ में। अरे भाई दो एंगल तो ऑलरेडी 90 दिए हुए ना, ये वाले, ये भी 90 और ये भी कितना है, 90। सो एंगल ए और प्लस एंगल क्यू एन आर इक्वल्स टू कितने डिग्री, 180 डिग्री। ओके। सो ये 90 90 वाले जाके माइनस हो गए तो 180 आ गया। क्लियर। अब देखिए यहाँ से फर्स्ट वाले एंगल का राइट पार्ट और सेकेंड वाले एंगल का राइट पार्ट दोनों इक्वल हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये भी 180 है और ये भी 180 है। तो जब फर्स्ट और सेकंड की राइट राइट इक्वल है, तो क्या मैं इनके लेफ्ट लेफ्ट को इक्वल दिखा सकता हूँ, बिल्कुल दिखा सकता हूँ। तो देखिए इस वाले का लेफ्ट यहाँ लिखा मैंने, R1 प्लस R2 प्लस क्यू एन आर, और इस वाले का लेफ्ट एंगल ए प्लस क्यू एन आर, क्यू एन आर से क्यू एन आर कैंसिल, पहली सफलता हाथ लग गई, एंगल ए इक्वल्स टू R1 प्लस R2। यस और नो, ये बहुत काम का डेरिवेशन, एंगल ए इक्वल्स टू R1 प्लस R2। डन बच्चों। नाउ अब हम देखते हैं डेविएशन, ठीक है ना। यहाँ पे हमारे पास में हमको डेविएशन दिखाना है। अब देखिए यहाँ जो है ये डेल्टा, ये दो एंगल हमारे पास यहाँ पे एज अ डेविएशन हमको दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन से दिखाता हूं मैं डेविएशन के एंगल। यहाँ पर यदि मैं इस एंगल को मानूं डेल्टा 1, तो क्या ये आई में से R1 माइनस होने पर बना है कि नहीं बना,
और ये डेल्टा टू इसे मालूम है, तो क्या ये आई ई माइनस आर टू है कि नहीं है? क्योंकि इमरजेंस एंगल ई है, उसमें से आर टू हट गया, तो ई माइनस आर टू। यस और नो? तो एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से जो बाहर वाला एंगल होता है वो दूर वाले दो इंटीरियर का सम होता है। यस और नो? सो डेल्टा इक्वल्स टू डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू हो सकता है कि नहीं हो सकता? सो डेल्टा इक्वल्स टू डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू, राइट बच्चों? सो डेल्टा इक्वल्स टू हो गया कितना, आई माइनस आर वन प्लस ई माइनस आर टू, राइट? सो डेल्टा इक्वल्स टू आई और ई को साथ ले लीजिए, सो आई प्लस ई माइनस ब्रैकेट में आर वन प्लस आर टू। ठीक है बच्चों? अब आर वन प्लस आर टू की वैल्यू आपने क्या निकाली है, ए निकाली है कि नहीं निकाली? आर वन और आर टू की वैल्यू ए निकाली कि नहीं निकाली बच्चों? सो यहाँ पे मैंने इसकी जगह ए पुट कर दिया, तो आई प्लस ई माइनस ए। क्लियर बच्चों? सो यहाँ से क्या आ जाएगा, आई प्लस ई माइनस ए, तो ए को इधर भेज दीजिए। सो आई प्लस ई इक्वल टू डेल्टा प्लस ए। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब यहाँ तक हम आ चुके हैं, हमारे मेन इंपॉर्टेंट चार रिजल्ट बन चुके हैं। देखिए, पहला रिजल्ट ये था, फर्स्ट वाला। सेकंड वाला ये था, फर्स्ट और सेकंड के राइट राइट पार्ट को हमने इक्वेट करके हमने ए की वैल्यू निकाली, ठीक है ना? और फिर हमने एक वैल्यू ये निकाली, आई प्लस ई इक्वल टू डेल्टा प्लस ए। ये दो हमारे काम के मेन है, 3 और 4। ठीक है? अब आती है हमारी कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन, कि ये जो डेविएशन एंगल है ये कम से कम कब होगा, मतलब डेल्टा जो है डेल्टा एम में कब बदल जाएगा। ठीक है ना? सो डेल्टा विल बी इक्वल टू डेल्टा एम, कब? पहला केस, जब आई इक्वल्स टू ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? आई इक्वल्स टू ई, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंस हो जाएगा। एंड सेकेंड, आर वन इक्वल्स टू आर टू। क्लियर हुआ बच्चों? आर वन इक्वल्स टू आर टू। ठीक है? हाँ, तो देखिए हमारे पास में क्या हम कहेंगे, डेल्टा इक्वल टू डेल्टा मिनिमम, मतलब फॉर द कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन आई इक्वल्स टू ई, एंड सेकेंड आर वन इक्वल टू आर टू, एक कॉमन एंगल आर के इक्वल मान लेते हैं। बोलिए क्लियर कि नॉट क्लियर? नाउ अब देखिए आपने क्या निकाला था, ए इक्वल्स टू आर वन प्लस आर टू। यस और नो? अभी आपने थोड़े पहले निकाला ए इक्वल्स टू आर वन प्लस आर टू, निकाला ना बच्चों? अब आर वन की वैल्यू भी आर है और आर टू की वैल्यू भी आर है। सो बेटा ये लिख सकते हो कि ए इक्वल्स टू टू आर, यानी आर इक्वल्स टू ए बाई टू। क्लियर बच्चों? ये आर की वैल्यू आ गई। ओके, नाउ हमने क्या वैल्यू निकाली थी, आई प्लस ई इक्वल टू डेल्टा एम प्लस ए, राइट? ये देखिए वैल्यू आई प्लस ई इक्वल्स टू डेल्टा एम प्लस ए। क्योंकि हम डेल्टा एम के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो डेल्टा की जगह हमने डेल्टा एम रख दिया। रख दिया बच्चों? नाउ तो ये भी आई हो गया और ये भी आई हो गया, इक्वल टू डेल्टा एम प्लस ए। सो टू आई इक्वल्स टू डेल्टा एम प्लस ए। सो आई इक्वल्स टू डेल्टा एम प्लस ए अपॉन टू। बताइए क्लियर कि नॉट क्लियर? तो आई भी आ गया, आर भी आ गया। अब आप जानते हैं कि प्रिज्म के लिए या किसी के भी लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, म्यू इक्वल टू होता है साइन आई अपॉन साइन आर। क्लियर कि नॉट क्लियर? सो म्यू इक्वल टू साइन आई की वैल्यू डेल्टा एम प्लस ए अपॉन टू, एंड अपॉन में साइन आर, आर की वैल्यू आई है ए बाई टू। क्लियर? ये है आपके प्रिज्म के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला। डन? सो दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर प्रिज्म, हैंस प्रूफ। तो बेटा देखिए, वैसे ये डेरिवेशन यहाँ तक खत्म हो जाता है, मगर इसके बाद थोड़ा सा एक स्पेशल केस इसमें आता है। प्रिज्म इज वेरी स्मॉल। इसमें कई बार क्वेश्चन आता है, इफ प्रिज्म इज वेरी स्मॉल, है ना? अगर प्रिज्म वेरी थिन, स्मॉल नहीं करना चाहिए, थिन। तो बेटा पतले प्रिज्म के लिए आपको बताया था मैंने कि साइन थीटा इज नियर अबाउट टू थीटा। याद है? हम अप्रोक्सीमेट कर देते हैं साइन थीटा को थीटा से। सो बेटा यहाँ से म्यू इक्वल्स टू, म्यू टू वन लिखो या म्यू लिखो, बात एक ही है, या इसी को वन म्यू टू लिख दो, या म्यू टू वन लिख दो, या एन टू वन लिख दो, है ना? सबका एक ही चीज है, दैट इज इक्वल टू साइन डेल्टा एम प्लस ए बाई टू। तो मैंने बताया कि अब यहाँ पे आप साइन को हटा सकते हो पतले प्रिज्म के लिए। ठीक है? तो साइन ऑफ ए ये हट जाएगा, तो कितना बच जाएगा, डेल्टा एम प्लस ए बाई टू डिवाइड बाई ए बाई टू। क्लियर बेटा? सो यहाँ से टू से टू क्या हो गया, कैंसिल। सो म्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा एम प्लस ए होल डिवाइड बाई ए। बताइए हुआ कि नहीं हुआ?
सो म्यू ए इक्वल्स टू डेल्टा एम प्लस ए, ठीक है। सो यहां से म्यू ए माइनस का ए इक्वल्स टू डेल्टा एम, ठीक है बच्चों। सो म्यू कॉमन यहाँ पे, नो नो ए कॉमन, सॉरी, ब्रैकेट में म्यू माइनस वन इक्वल्स टू डेल्टा एम। तो ये आ गई आपकी मिनिमम डेविएशन की वैल्यू, डेल्टा एम इक्वल्स टू ए टाइम्स ब्रैकेट में म्यू माइनस वन, डेल्टा एम इक्वल्स टू ए टाइम्स म्यू माइनस वन, ठीक है बच्चों। सो दिस इज द वैल्यू फॉर मिनिमम डेविएशन। यहाँ से आप मिनिमम डेविएशन की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो बच्चों अब कमिंग टॉपिक में हमें क्या क्या पढ़ना है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट टॉपिक हम उठा रहे हैं, चैप्टर उठा रहे हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का, जिसमें हमें माइक्रोस्कोप एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप बेटा एक ही टाइप का होता है, वो हम पढ़ेंगे, और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में बेटा हमारे पास में दो टाइप के हैं, एक रिफ्लेक्टिंग है और एक रिफ्रैक्टिंग है, ठीक है ना। और इनमें हमें डेरिवेशन किसका निकालना है, इनकी मैग्नीफाइंग पावर का, ठीक है। इनमें हमें डेरिवेशन निकालना है इनकी मैग्नीफाइंग पावर का। अब बेटा इस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में बहुत बड़े बड़े कुछ कंसीडरेशन होते हैं जिनको हमको लेके चलना है, उनके बिना हमारा काम नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो उन कंसीडरेशंस को मैं पहले आपको बता देता हूँ कि हमें कंसीडरेशंस क्या क्या लेना है। एक कंसीडरेशन है कि साइन थीटा इज इक्विवेलेंट टू थीटा, दूसरा कंसीडरेशन है tan थीटा इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू थीटा, ठीक है। हम्म। अब चलिए डेरिवेशन की स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में पावर ऑफ कमोडेशन। ये आपने 10th क्लास में ही पढ़ा होगा बेटा। आपकी जो आंख है वो एक फैबुलस ऑप्टिकल डिवाइस है हम लोग की आंख में, ठीक ना। हमारी जो आंख होती है उसके अंदर एक लेंस होता है, ठीक है ना, जेली स्ट्रक्चर का लेंस होता है। इसके अंदर क्या होती है, एक ट्रेमेंडस पावर होती है कि ये दूर की चीजों को, पास की चीजों को, दोनों को अपने एडजस्टेबल नेचर से दोनों को फोकस कर पाता है, कर पाता कि नहीं कर पाता। सो द एबिलिटी, ये जो एबिलिटी होती है, दिस एबिलिटी इज कॉल्ड पावर ऑफ एकोमोडेशन। इस एबिलिटी को क्या बोलते हैं हम, पावर ऑफ एकोमोडेशन, यस। मतलब लेंस के द्वारा दूर की चीजों को और पास की चीजों को फोकस कर पाना, द एबिलिटी ऑफ लेंस, okay, to focus the distant as well as nearby object is called power of accommodation. The ability of eye to see the near object as well as the far object is called power of accommodation. Clear बच्चों। Range of vision, the minimum distance for clear vision of an object is called, देखो बेटा रेंज ऑफ विजन में दो प्रकार के विजन है, विजन रेंज है, एक नियरेस्ट और एक है फारदेस्ट, ठीक है ना। मतलब कम से कम और दूर से दूर। तो बेटा अगर आपकी हेल्दी आई के लिए जो नियरेस्ट विजन डिस्टेंस है दैट इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। क्लियर बेटा। दिस इज कॉल्ड लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, इसको बोलते हैं LDDV, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, दिस इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। क्लियर बेटा। इसको हम कैपिटल डी से शो करते हैं, कैपिटल डी इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। क्लियर है, ओके, यस। सो 25 सेंटीमीटर हुआ। बात करते हैं हाईएस्ट कितना दूर का देख सकता है, तो आपको पता होगा, आप तो तारों को भी देख सकते हो, देख पाते हो कि नहीं देख पाते हो। और तारे कितनी डिस्टेंस पे हैं, लगभग इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हैं। हाँ, तो अगर आप बात करोगे नियर पॉइंट की, तो नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर पे होता है हेल्दी आई का। और अगर आप फार पॉइंट की बात करोगे तो फार पॉइंट कहाँ पे होता है, इनफाइनाइट पे होता है। क्लियर हो गया। तो मतलब नियरली आप 25 सेंटीमीटर तक अच्छे से देख सकते हो, और फार पॉइंट की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, जितना चाहो उतना दूर का देख सकते हो, ठीक है। So the minimum distance for the clear vision of a range for an object is called least distance of distinct vision. This is denoted by capital D. For normal eye, distance is generally taken as 25 सेंटीमीटर। क्लियर बेटा। अब हम बात करते हैं विजन एंगल की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। इसको ऐसे समझो, विजन एंगल क्या होता है भाई साहब। जैसे बेटा मान के चलो कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ये, ओके, और ये आपकी भाई साहब आंख है, इतनी दूर पर ये आंख है। क्लियर। तो ये ऑब्जेक्ट जो है, सपोज द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ए बी, आपकी आंख पर एक पर्टिकुलर एंगल बना रहा होता है, ये सुन लो, कहां पर, आपकी आंख के आई लेंस पे, है ना बेटा, आपकी आंख के आई लेंस पे एक एंगल बना रहा होता है, दिस एंगल इज कॉल्ड विजन एंगल, विजन एंगल। क्लियर।
और दूसरा, अगर इसका ऑब्जेक्ट बनेगा, सपोज इसका वर्चुअल इमेज बन गई बेटा, इस तरीके से इसकी वर्चुअल इमेज बन गई, ठीक है ना। और वर्चुअल इमेज यदि बड़ी बनी है ए बी, ठीक है ना, बीच में कोई लेंस सेंस होगा, इसकी वर्चुअल इमेज बनी है ये मान लो, तो ये बेटा बड़ा वाला एंगल है, दिस इज कॉल्ड बीटा, एंगल ऑफ विजन फॉर इमेज, ठीक है ना। ये विजन एंगल किसका था, ऑब्जेक्ट का था, और ये बीटा किसका बनेगा, विजन एंगल फॉर इमेज, विजन एंगल फॉर इमेज ऑफ द इमेज। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सो दो एंगल हमारे पास बन चुके हैं, एंगल ऑफ विजन फॉर ऑब्जेक्ट एंड एंगल ऑफ विजन फॉर इमेज। सो vision angle, the size of the image on the retina is roughly proportional to the angle subtended by the object on the eye। देखिए यहाँ पे आंख के पीछे क्या होती है, रेटिना होती है, जिसपे इमेज बनती है, ठीक है ना। अब बेटा ये जान लो कि बाहर कुतुब मीनार है, तो अंदर इतनी बड़ी तो आंख नहीं है कि कुतुब मीनार बन जाए, क्लियर कि नॉट क्लियर। आंख तो हमारी 2-2.5 सेंटीमीटर का गोला है, क्लियर। हम्म, तो हम क्या करेंगे, हम बात एंगल पे करेंगे, ठीक है ना। तो अगर कोई एंगल जितना यहाँ बन रहा है, तो हमारे आई लेंस में भी सेम एंगल बनेगा, मतलब जो एंगुलर लेंथ होगी ऑब्जेक्ट की वो सेम होगी, ठीक है ना। तो द साइज ऑफ द इमेज ऑन द रेटिना प्रोपोर्शनल टू द एंगल सबटेंडेड, मतलब इसके इक्वल नहीं होती मगर एंगल के प्रोपोर्शनल होती है। मतलब यदि आपका हाइट बढ़ जाएगी तो बच्चों एंगल बढ़ जाएगा, बोलो हाँ है ना। अब एंगल यदि बढ़ गया, मान लो सपोज यहाँ तक आ गई, तो बेटा यहाँ पीछे जाएगा, थोड़ा सा नीचे जाएगा, तो ये भी बढ़ना पड़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। यस, तो मतलब जो साइज है इमेज की वो एंगल पे डिपेंड करती है, रेटिना पर बनने वाली इमेज की साइज एंगल पे डिपेंड करती है, और इट इज रफली प्रोपोर्शनल टू द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट। और ये जो एंगल होता है अंदर वाला, ये बाहर वाले एंगल के रफली प्रोपोर्शनल होता है, दिस इज कॉल्ड विजन एंगल या विजुअल एंगल, ठीक है ना। हाँ, ये एंगल क्या होता है, ये एंगल वो एंगल होता है जो कि आंख पर डाला जाता है ऑब्जेक्ट के द्वारा, इसको हम बोलते हैं विजुअल एंगल, क्लियर कि नॉट क्लियर। अब विजुअल एंगल के बाद आता है मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर का मतलब ये है, मैग्नीफाइंग पावर इज द फैक्टर बाय विच द इमेज ऑन द रेटिना कैन बी एनलार्ज्ड बाय यूजिंग द माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप। मैग्नीफाइंग पावर का मतलब ये है कि रेटिना पर बनने वाली इमेज को आपने बड़ा कर दिया। मैग्नीफाइंग पावर इज द फैक्टर बाय विच इमेज ऑन द रेटिना कैन बी एनलार्ज्ड। जैसे मान के चलो बेटा, कोई आप स्टार को देख रहे थे, समझ गए ना, बहुत दूर है वो स्टार, आपको समझ लो ऐसे कि 3 सेंटीमीटर का दिखाई दे रहा है, आपकी रेटिना पर आपको बहुत छोटा दिखाई दे रहा है, 3 सेंटीमीटर का, समझ गए ना। आपको मजा नहीं आ रहा है कि यार 3 सेंटीमीटर में मैं क्या इसको रेजोल्यूट कर पाऊंगा, क्या इसके अंदर का देख पाऊंगा, समझ गए ना। जैसे आपने चांद को देखा, तो चांद बेटा आपको हार्डली इतना बड़ा दिखाई दिया है, थोड़ा और बड़ा दिखाई दिया है, ठीक है ना। तो आपने क्या किया, माइक्रोस्कोप यूज किया। माइक्रोस्कोप ने क्या किया, इसको 10 टाइम्स कर दिया, क्लियर हो गया कि नहीं हुआ। तो ये जो फैक्टर मल्टीप्लाई हुआ है आपकी इमेज के साथ रेटिना पर जो बन रही थी, इस फैक्टर को बोलते हैं मैग्नीफाइंग पावर। क्या बोलते हैं, मैग्नीफाइंग पावर, क्लियर है। तो मैग्नीफाइंग पावर वो फैक्टर है जिससे आपकी रेटिना पर बनने वाली इमेज को एनलार्ज किया जा सकता है। और इसके लिए हम किसका यूज करेंगे बेटा, इसके लिए हम यूज करते हैं माइक्रोस्कोप का या टेलीस्कोप का, ठीक है ना। तो बेटा माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप का मेन काम क्या है, उनको इनलार्ज करना, ठीक है ना। भाई दूरबीन से हम पहले भी तारे देख पा रहे थे, दूरबीन ने क्या कर दिया, टेलीस्कोप ने क्या कर दिया, टेलीस्कोप ने उसको मैग्नीफाई कर दिया। माइक्रोस्कोप ने क्या किया, माइक्रोस्कोप तो बेटा पास की चीजों को देखने के लिए यूज किया जाता है, और इसका काम केवल मैग्नीफाई करना होता है, समझ गया ना। हाँ चलिए अब नेक्स्ट, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इस चैप्टर में, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ माइक्रोस्कोप, ठीक है बेटा। चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कि एक माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर कितनी होती है बेटा। तो माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर होती है विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय द फाइनल इमेज। और बेटा मैंने आपको बताया कि इमेज के एंगल को क्या बोलते हैं, बीटा। एंड विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्ट केप्ट एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, मतलब ऑब्जेक्ट आपका नजरों से सही दूरी पर रखा होना चाहिए, समझ में आ गया। सो माइक्रोस्कोप के लिए क्या बनेगा बेटा, विजुअल एंगल इमेज का
और विजुअल एंगल ऑब्जेक्ट का। क्लियर? मतलब माइक्रोस्कोप के लिए m इज इक्वल्स टू बीटा बाई अल्फा। समझ गए? अल्फा किसके लिए? फॉर डी के लिए, LDDV, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। क्लियर कि नॉट क्लियर? नाउ बीटा को मैंने क्या बताया, अप्रोक्सीमेट कर सकते हो आप 10 बीटा से, और अल्फा को अप्रोक्सीमेट क्या कर सकते हो आप लोग बेटा? 10 अल्फा से, 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा, राइट? नाउ अब मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप के बाद पढ़ते हैं मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ टेलीस्कोप। टेलीस्कोप में LDDV की तो हम बात ना करें क्योंकि तारे से तारे बहुत दूर होते हैं। बोलिए यस और नो? तो इसमें क्या लेंगे? विजुअल एंगल फाउंड बाय द ऑब्जेक्ट दैट इज इक्वल्स टू, नीचे आएगा 10 अल्फा और ऊपर आएगा 10 बीटा। क्लियर कि नॉट क्लियर? सो इट इज अप्रोक्सीमेटेड टू बीटा अपॉन अल्फा। डन बच्चों? एक्चुअली बीटा अपॉन अल्फा के बाद ही हम 10 अल्फा अपॉन 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा पे जाएंगे, ठीक है ना? पहले हम एंगल का रेशियो लेंगे बीटा अपॉन अल्फा। नाउ बीटा इज अप्रोक्सीमेटेड टू 10 बीटा एंड अल्फा इज अप्रोक्सीमेटेड टू 10 अल्फा। क्लियर? अब बात करते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में दो प्रकार की चीजें हमारे पास में, एक है माइक्रोस्कोप, दूसरा है टेलीस्कोप। टेलीस्कोप में हमें दो प्रकार के टेलीस्कोप पढ़ने हैं, जिसका पूरा नाम है टेलीस्कोप का एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। क्या नाम है बच्चों? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, जी हाँ, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल में दो हैं, एक रिफ्रैक्टिंग है, एक रिफ्लेक्टिंग है। जैसा कि नाम में रिफ्लेक्ट लिखा हुआ है, मतलब इसमें किसका यूज होगा बच्चों? मिरर का, ठीक है ना? और रिफ्रैक्ट में जो है लेंस वगैरह का यूज होगा, ठीक है? माइक्रोस्कोप की बात करें तो ये क्या करता है? इट इज इंस्ट्रूमेंट टू सी द स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। समझ गए? एंड टेलीस्कोप इज द इंस्ट्रूमेंट टू सी द फार्दर ऑब्जेक्ट। यस और नो? ये बहुत दूर की चीजों को देखने के लिए यूज होता है टेलीस्कोप, और स्मॉल ऑब्जेक्ट के लिए माइक्रोस्कोप का यूज होता है। माइक्रोस्कोप बेटा दो टाइप के होते हैं, एक सिंपल माइक्रोस्कोप, एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है बच्चों? तो चलिए अब हम सिंपल माइक्रोस्कोप का पहले फॉर्मूला आपको बनाना पढ़ा देते हैं। सिलेबस में तो नहीं है सिंपल माइक्रोस्कोप, मगर सिंपल माइक्रोस्कोप की वर्किंग से हमको कंपाउंड माइक्रोस्कोप की वर्किंग समझ में आती है। ठीक है बेटा? तो हम सिंपल माइक्रोस्कोप को पढ़ लेते हैं पहले, बाद में हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ेंगे, ठीक है? चलिए देखते हैं कैसे। सो सिंपल माइक्रोस्कोप का मतलब बेटा मैग्नीफाइंग ग्लास, जो आपने हाथ में लेकर के कभी किसी के बाल को जलाया है ना, किसी को दोस्त को मजाक किया, दैट इज कॉल्ड सिंपल माइक्रोस्कोप। तो इसमें कुछ भी नहीं होता है बेटा, इसमें सिंपल एक लेंस होता है। क्लियर होता है? सिंपल एक लेंस होता है, और लेंस में जो ऑब्जेक्ट होता है आपका, वो फोकस और पोल के बीच में रखा जाता है, राइट? तो पहली रेस जो चलेगी बेटा, वो फोकस से चलने वाली रेस, सॉरी, पैरेलल जाने वाली रेस इधर के इसके मेन फोकस से चली जाएगी, राइट? सेकेंड रेस जो कि इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाएगी, वो बाहर निकल जाएगी। क्लियर? और पीछे बढ़ाने पर इसका वर्चुअल इमेज बन जाएगा इस तरीके से। क्लियर हो बच्चा? और यहां से आप इसकी आंख से ये देखेंगे, तो ये इसकी इमेज फाइनल बन जाएगी। दिस इज सेड टू बी ए डैश बी डैश। क्लियर? तो ये सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास है, इसके बारे में हमको डेरिवेशन निकालना है। चलिए, सिंपल माइक्रोस्कोप, इट इज यूज्ड फॉर ऑब्जर्विंग magnified image of the object. It consists of a converging lens, ये सिंपल ऑफ स्मॉल फोकल लेंथ। बेटा याद रखिएगा, आप जो लेंस लेकर के आते हैं बहुत ही स्मॉल फोकल लेंथ की होती है। महसूस किया होगा आप लोगों ने, बहुत ही छोटी डिस्टेंस की चीजों को आप उसमें से बड़ा कर पाते हैं, ठीक ना? जैसे हाथ की रेखाएं, तो हाथ आपके बहुत पास में होता है। इवन अगर आपने आग जलाई है उसमें से, तो देखा होगा ज्यादा दूर आग नहीं जला पाता है, 500-600 मीटर, कुछ ही सेंटीमीटर में ये आग जला पाता है। राइट और रॉन्ग? मतलब इसकी फोकल लेंथ क्या होती है? बहुत स्मॉल होती है, ठीक है ना? और फोकल लेंथ स्मॉल होगी, मतलब बाय द फॉर्मूला P इक्वल टू 1/f, P इसकी लार्ज होगी। P क्या होगा? पावर लार्ज होगी। क्लियर? ओके, तो ये तो इंट्रोडक्शन हो गया। अब आइए देखते हैं क्या होता है। बेटा ये आंख है और ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसकी हाइट है h, ठीक है? तो ये आंखों पर एंगल बन रहा है थीटा 0। ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कहाँ पर? LDDV पर, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। क्लियर कि नॉट क्लियर? मतलब एक्सपेरिमेंट शुरू होने के पहले आपको ऑब्जेक्ट साफ दिखना चाहिए था। चाहिए था कि नहीं चाहिए था? तभी तो आप उसका इमेज बना पाते। तो ऑब्जेक्ट आपका साफ दिखना चाहिए था, तो आपने ये बना लिया। नाउ सो एंगल
थीटा, थीटा नॉट बोला गया यहाँ पे, तो थीटा नॉट इज इक्वल्स टू, जिसको मैं बेटा अल्फा बोल रहा थोड़ी देर पहले, है ना, आंखों के एंगल को ऑब्जेक्ट के क्या बनता रहा, अल्फा। क्लियर? तो अल्फा इज इक्वल्स टू थीटा इज नॉट, अल्फा को टेन अल्फा, टेन अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है बेटा यहाँ पे एच, और बेस कितना है डी। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? सो ये हो गया टेन अल्फा इक्वल टू एच बाई डी। क्लियर? अब देखिए ये इसकी इमेज बनेगी बेटा, वर्चुअल इमेज, राइट बेटा, इसका मैंने क्या मान लिया, एच डैश। क्लियर? अब आपको पता है बेटा कि ये एंगल एक ही है, क्लियर है ना, और ये इसके प्रोपोर्शनल में ही इसी के ऊपर इमेज जाती है। तो बताइए ये छोटा वाला ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल दोनों सिमिलर होंगे कि नहीं होंगे? हमने एक्सपेरिमेंट भी किया है इसके पहले, इसमें हमने डेरिवेशन भी किया जब हमने वो बनाया था, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बनाया था, राइट। तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, तो अगर ये पहला वाला थीटा बना रहा है तो दूसरा भी कितना बनाएगा, थीटा बनाएगा। यस। तो अब सेकंड वाले का हम निकालते हैं, तो सेकंड वाले का विजुअल एंगल फॉर्म बाय द इमेज, विजुअल एंगल फॉर्म बाय द इमेज, ठीक है। तो देखिए ऊपर क्या आएगा, उस ऊपर वाले एंगल को मैं लेता हूँ बीटा, सो मैंने जैसे बताया मैंने m इक्वल्स टू बीटा बाई अल्फा, सो बीटा ऊपर हो गया टेन बीटा, राइट बेटा, और नीचे हो गया टेन अल्फा। टेन अल्फा की वैल्यू बेटा अभी अभी आपने निकाली बेटा एच अपॉन डी, ठीक है, एच अपॉन डी। क्लियर? और अब देखते हैं इसकी वैल्यू, देखिए ये हो जाएगा अपने पास में परपेंडिकुलर एच डैश, और ये जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस आपके पास में बन रही है, ये जो डिस्टेंस बन रही है, इसको आप क्या ले सकते हैं, इसको यू ले लिया यहाँ पे, इसको एक मिनट बेटा, हाँ देखिए बच्चों, तो यहाँ पे टेन अल्फा नीचे आ गया एच बाई डी, और ऊपर आएगा टेन बीटा, ठीक है ना बच्चों। तो देखो टेन बीटा इज इक्वल्स टू, ये अपने पास में एक क्या बन रहा है, अपने पास में ऑब्जेक्ट है एच डैश, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट इमेज की डिस्टेंस है अपने पास में एच डैश। थोड़ा सा समझना यहाँ पे एक चेंज हुआ है, ये जो दोनों ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं, मतलब यहाँ तक क्या है, इमेज की डिस्टेंस, इसको हम लिख सकते हैं डिस्टेंस ऑफ जो टेन बीटा है, दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो एच डैश परपेंडिकुलर है, राइट, और बेस ये डिस्टेंस किसकी बेस का, यहाँ से इमेज की, इसको मैं भी लिख सकता हूँ एच डैश बाई वी। बताइए सोनू, अब ये बताइए ये बनने वाले ट्रायंगल दोनों सिमिलर हैं कि नहीं है, दोनों ही सिमिलर हैं, है ना, बड़े वाले और छोटे वाले। क्लियर? तो सिमिलरिटी के कॉन्सेप्ट से इसका परपेंडिकुलर अपॉन इसका बेस इक्वल टू छोटे वाले ट्रायंगल का परपेंडिकुलर एच, और छोटे वाले ट्रायंगल का बेस कितना होगा बेटा, यू। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो टेन बीटा में हम क्या फील करेंगे बेटा, एच अपॉन यू। बताइए फील करेंगे कि नहीं करेंगे? हाँ, तो एच से एच क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास मैग्निफिकेशन एम की वैल्यू कितनी आ गई, डी अपॉन यू, ठीक है ना। अभी कंफ्यूजन मन में उठता है कि सर यहां पर आपने फर्स्ट केस में तो डी ले लिया था, सेकंड केस में इसके यू क्यों ले लिया? क्योंकि बेटा फर्स्ट केस में जब आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा था एच का, ये देखिए रेड पेन से एक्सप्लेन कर रहा हूं, जब आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा था तो आपको ऑब्जेक्ट सही देखने के लिए इसको डी डिस्टेंस पे लेना था। क्लियर कि नॉट क्लियर? और जब सेकंड केस में आपको इमेज दिख रही थी तो आप इमेज से मतलब रख रहे थे, उस समय आपको इमेज साफ दिखनी चाहिए, इसलिए आपने इसको यू ले लिया तब इमेज के केस में, ठीक है ना। सो फर्स्ट केस में एच अपॉन डी आया है, और सेकंड केस में एच अपॉन यू आ गया है। क्लियर कि नॉट क्लियर? सिमिलरिटी के कॉन्सेप्ट से कोई दिक्कत? सो ये हमारा आ गया मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू डी बाई यू। क्लियर कि नॉट क्लियर? यस। तो अब हमारा मैग्निफिकेशन आ चुका है, अब इसमें हमको दो केस सॉल्व करने हैं, एक है मैक्सिमम मैग्निफिकेशन का, एक है मिनिमम मैग्निफिकेशन का, ठीक है ना। तो बेटा आपने m की वैल्यू निकाली d अपॉन यू, जो कि भी एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है, m की वैल्यू d बाई यू निकालना, ठीक है ना। हमने लिख दिया कैपिटल M इक्वल्स टू d अपॉन यू, ठीक है। अब इसमें हम दो केस फाइंड करेंगे। फर्स्ट, व्हेन फाइनल इमेज formed at least distance of distinct vision, यानी कि d पर,
ठीक है बेटा, मतलब फाइनल इमेज कहाँ पर मिलती है, डी पर मिलती है। तो चलिए हम इसका केस डेवलप करते हैं। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, बाइलेंस फॉर्मूला, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, होता है कि नहीं होता। सो हमारे पास लेंस फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, हाँ, तो व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट डी, तो देखिए इस केस में साइन कन्वेंशन यूज करिए। तो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, जैसा मैंने लिखा है यहाँ पे। सो क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ क्या होगी, f होगी, राइट। फाइनल इमेज हमारी कहाँ पर बन रही है, डी पर बन रही है। देखिए व्हेन फाइनल इमेज फॉर्म एट डी, मतलब v का मतलब क्या है, d है, और वर्चुअल है तो डी पॉजिटिव हो, v पॉजिटिव होगा, राइट, कि निगेटिव होगा, बताइए, v पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। अरे भैया कैसे पॉजिटिव होगा भाई, लेंस के पीछे की तरफ बन रही है इमेज, तो v आपका यहाँ पे जो v होगा ऑब्जेक्ट के साइड में बन रही ना, तो v निगेटिव होगा। क्लियर कि नॉट क्लियर। भाई आप देखिए इधर से ओ से बैक साइड जा रहा है ना, तो d आपका नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर कि नॉट क्लियर। सो 1/-d, राइट, और माइनस 1/u कितना हो जाएगा अपने पास में, यहाँ पे आ जाएगा अपने पास में 1/-u। क्लियर हो गया, क्योंकि u की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। क्लियर बच्चों। सो यहाँ से 1/f इज इक्वल्स टू 1/d माइनस 1/d, सॉरी, 1/f इक्वल्स टू माइनस 1/d प्लस 1/u। क्लियर बच्चों, यहाँ से 1/u की वैल्यू निकाल लो। सो 1/u इक्वल्स टू 1/u इक्वल्स टू 1/f प्लस 1/d। क्लियर बेटा। सो हमारे पास 1/u इक्वल टू आ गया 1/f प्लस 1/d। मैं लिख रहा हूँ 1/u इक्वल्स टू 1/f प्लस 1/d। क्लियर। अब जो हमने मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला निकाला है वो क्या हमने d/u निकाला कि नहीं निकाला। तो मैग्निफिकेशन बनाने के लिए मैं d का पूरे में मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो अगर मैं d का मल्टीप्लाई कर दूं तो d से मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा, देखिए d मल्टीप्लाई बाई 1/u इक्वल टू d मल्टीप्लाई 1/f प्लस 1/u, होगा कि नहीं होगा। गलत लिख दिया, यहाँ पे d लिखेंगे, यहाँ पे d है ना बेटा, तो d लिखेंगे। सो बेटा d/u इक्वल्स टू d बाई f प्लस d बाई d, d से d क्या हो गया, कैंसिल, 1। सो d बाई u इज इक्वल्स टू 1 प्लस d बाई f आ गया। और d/u क्या है हमारा, मैग्निफिकेशन है, तो इसकी जगह मैं m लग सकता हूँ, m इक्वल्स टू 1 प्लस d/f। क्लियर। सो दिस इज अवर मैग्निफिकेशन, ये हमारा क्या बन गया, मैग्निफिकेशन, है ना, फॉर LDDV, m इक्वल्स टू 1 प्लस d बाई f। क्लियर है बच्चों। तो सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन ये बन जाएगा। ठीक। अब मिनिमम मैग्निफिकेशन सबसे छोटा, तो इमेज छोटी छोटी कहां पर मिलती है, इन्फिनिटी पर। तो इमेज इन्फिनिटी पर कब मिलती है, जब आपका ऑब्जेक्ट जो आपका ऑब्जेक्ट जो होगा कहाँ पे होगा, फोकस पे होगा। क्लियर। यस। तो आप जानते हैं कि व्हेन u इज इक्वल्स टू f, देन v इक्वल्स टू कितना बेटा, इन्फिनिटी, राइट। सो अपने पास फॉर्मूला क्या है, 1/v इक्वल्स टू, सॉरी सॉरी सॉरी, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। क्लियर कि नॉट क्लियर। जब आपका ऑब्जेक्ट जो होगा फोकस पर होगा तो इमेज आपकी कहाँ पे बनेगी, इन्फिनिटी पर बनेगी। क्लियर। हाँ, चलिए तो इसको हम पुट कर देते हैं, यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे। हमको v कहाँ पे बनाना है, इनफाइनाइट पे बनाना है, ठीक है ना। हमको v कहाँ पे बनाना है, इनफाइनाइट पे। सो चलिए तो देखिए, यदि हमारे पास में फॉर्मूला ये बन रहा है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, तो देखिए 1/f इक्वल्स टू, यहाँ पे हम रख देंगे बेटा क्या, 1/infinity रख देंगे। क्लियर। माइनस 1/ क्या रख देंगे यहाँ पे, u रख देंगे।
क्लियर कि नॉट क्लियर? और u का साइन क्या होता है? नेगेटिव होता है। क्लियर बच्चों? सो 1/f इक्वल्स टू 1/infinity 0 हो गया, और माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो प्लस u हो गया। ठीक है, तो इससे क्या लॉजिक निकल करके आया? u इज इक्वल्स टू f। यस और नो? और वैसे भी हमें पता था कि फोकल लेंथ पे रखोगे ऑब्जेक्ट को, तब आपका इमेज इन्फिनिटी पे बनेगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब आपके पास मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला मैंने बताया है, m इज इक्वल्स टू बताया है d अपॉन यू। बताया कि नहीं बताया? m इक्वल्स टू डी बाई यू, और u की वैल्यू कितनी आ चुकी है? f आ चुकी है। सो m इक्वल्स टू हो गया d अपॉन f। सो ये दूसरा मैग्निफिकेशन आ चुका है, m इंफिनिटी इक्वल्स टू d बाई एफ। इसको m इंफिनिटी बोल सकते हैं आप, ठीक ना, क्योंकि सेकेंड केस हमारा इन्फिनिटी के केस के लिए है। सो ये मिनिमम मैग्निफिकेशन है, और एक हमारा हो गया मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। चलिए बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा डेरिवेशन अगला हमारे सिलेबस में, और वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डेरिवेशन, VVIMP। तो इसको हम बोलते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप किस तरीके से काम करता है बच्चों? कंपाउंड माइक्रोस्कोप इट कंसिस्ट ऑफ टू कॉन्वेक्स लेंसेज कोएक्सियली सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। इसमें दो कॉन्वेक्स लेंस होते हैं बच्चों। द लेंस नियरर टू द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव। बेटा ये जो पहला लेंस है, इसको बोलते हैं हम ऑब्जेक्ट पीस या ऑब्जेक्टिव लेंस। और जो लेंस आंख के पास में होता है बेटा, इसको हम बोलते हैं आई पीस। ठीक है ना? आपने अगर कभी माइक्रोस्कोप चलाया है क्लास 9th 10th में, तो आपने देखा होगा कि एक नीचे बड़ा सा लेंस हुआ करता है, जिसके ऊपर आप स्लाइड को रखते हैं। यस और नो? तो ऑब्वियसली इसकी फोकल लेंथ क्या होती है? बहुत कम होती है। ठीक है ना? और आईपीस वाले की फोकल लेंथ इससे थोड़ी सी ज्यादा होती है, वो पतला होता है। क्यों? क्योंकि उसमें बैरल लगा होता है, आप उसको आगे पीछे रोटेट कर पाते हैं। यस और नो? तो इसकी तुलना में तो इसकी फोकल लेंथ थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। तो मतलब ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ कम होती है, और आईपीस की फोकल लेंथ ज्यादा होती है। ये बात क्लियर हुई? तो दो लेंस यहाँ पे, एक ऑब्जेक्टिव है और एक आईपीस है। ठीक है? जो लेंस नियरर टू द ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट के पास होता है, उसे ऑब्जेक्टिव कहते हैं, और जो आंख के पास होता है उसे क्या कहते हैं? आईपीस। अब आइए डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम किस तरीके से, देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर हमारे पास में एक लेंस है, ये एक h हाइट का ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है फर्स्ट। ठीक है बेटा, ये h हाइट का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसके कारण ये इसकी फोकल लेंथ एफ नॉट, इसकी है फोकल लेंथ एफ नॉट। ठीक है, सो दिस इज इक्वल्स टू एफ नॉट। तो फर्स्ट चलने वाली रेस जो है बेटा, ऑब्जेक्ट से चलने वाली रेस तरीके से पहुंच गई, और सेकेंड चलने वाली रेस जो है सेंटर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर से निकल गई। दोनों ने इसकी इमेज बना दी, दैट इज इक्वल्स टू ए डैश बी डैश। क्लियर बेटा? फर्स्ट इमेज इसकी बन गई। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी होगी? यू ऑब्जेक्टिव, और इमेज की डिस्टेंस कितनी होगी बेटा? वी ऑब्जेक्टिव। क्लियर? तो यहाँ पर एंगल किस तरीके से बनेगा बेटा? अल्फा कैसे बनेगा? ये बनेगा अल्फा। ठीक है ना? फिलहाल इन लोगों ने अल्फा की जगह थीटा नॉट ले रखा है, तो हम इनकी बात ही मान लेते हैं, दिस इज इक्वल्स टू थीटा नॉट। क्लियर? ओके, सो सबसे पहले ये बन गया थीटा। थीटा इज नॉट पे एंगल, यू और वी निकला है हमारे पास। दिस डिस्टेंस इक्वल टू वी नॉट, इमेज की डिस्टेंस हमने वी नॉट ले ली है, क्योंकि फाइनल नहीं है, ये इंटरमीडिएट डिस्टेंस है। ठीक है बच्चों? अब पहले लेंस से जो ऑब्जेक्ट बना है, उसकी इमेज हम बनाएंगे सेकेंड लेंस से, और हम ऐसा ट्राई करेंगे कि ये जो लेंस है, उसके रिस्पेक्ट में ये ऑब्जेक्ट इसके पोल और फोकल लेंथ के बीच में आ जाए। मतलब बेटा फोकल लेंथ समहाउ यहां पे होगी इसकी। समझ में आया? क्यों? क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट और फोकल लेंथ के बीच में, सॉरी, लेंस और उसकी फोकस के बीच में कोई ऑब्जेक्ट होता है, तो उसका वर्चुअल इमेज बनती है। बनती कि नहीं बनती है? जो मैंने आपको फर्स्ट केस में ही बताया था कि अगर लेंस यानी कि पोल, अगर पोल और फोकस के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखा है, तो उसकी इमेज काफी बड़ी बनती है, मैग्नीफाई बनती है। ये सुनो, और हमको मैग्निफिकेशन ही तो चाहिए है। तो यहाँ पर इसका कहीं पर इसकी फोकल लेंथ होगी। हमने ऐसा ऑब्जेक्ट सेट किया ए डैश बी डैश, जो इसके फोकल लेंथ और पोल के बीच में पड़े। तो इसकी वर्चुअल इमेज देखिए आप, दिख रही कि नहीं दिख रही? ये देखिए, ये वर्चुअल इमेज है, एंड दिस इज द फाइनल इमेज। और इसकी डिस्टेंस क्या कहलाएगी? वी ई, वी ई, इमेज फ्रॉम द आई पीस।
इमेज डिस्टेंस फ्रॉम आई पीस। क्लियर? और ये क्या कहलाएगा बेटा? यू ई, यू फॉर आई पीस। ठीक है बेटा, दिस इज यू फॉर आई पीस। चलिए, अब सब कुछ बन चुका है। अब हम बना लेते हैं 10 m इक्वल्स टू मैग्नीफाइंग पावर इक्वल्स टू 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा। तो 10 बीटा बेटा देखिए यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट बना रहा है एंगल, वो ये एंगल बनाएगा कि नहीं बनाएगा? सो दिस इज इक्वल्स टू 10 थीटा। ऑब्जेक्ट का एंगल ये एंगल बनेगा, 10 अल्फा की जगह 10 थीटा नॉट। क्लियर? एंगल विजन, एंगल ऑफ विजन, विजन एंगल बाय इमेज डिवाइड बाय विजन एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर बेटा? नौ विजन एंगल इमेज का देखिए, क्या ये बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर, क्या ये छोटा वाला ट्रायंगल है कि नहीं है? क्या ये बड़ा वाला जो ट्रायंगल है आपका, उसके सिमिलर क्या ये छोटा वाला ट्रायंगल है कि नहीं है? ये बड़ा वाला ट्रायंगल जो आपको दिखाई दे रहा है ना, बड़ा वाला ट्रायंगल ए डैश से लेकर के जो स्टार्ट है, हम्म, और उसके सिमिलर छोटा वाला ट्रायंगल है। बड़ा वाला ट्रायंगल आपको देखना, देखिए यहाँ वाला, ये पार्ट और ये पार्ट, ये पूरा का पूरा एंगल सेम एंगल बनाएगा कि नहीं बनाएगा? तो यही एंगल छोटा वाला बनाएगा। सो 10 थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, राइट? तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? ए डैश बी डैश, राइट? और बेस क्या बनेगा? यू ई। बताइए बनेगा कि नहीं बनेगा? सो tan थीटा इज इक्वल्स टू ए डैश बी डैश अपॉन यू ई। बना कि नहीं बना बेटा? सो दिस इज इक्वल्स टू ए डैश बी डैश अपॉन यू ई। क्लियर? ओके, देन 10 थीटा नॉट ऑब्जेक्ट का विजन एंगल। तो 10 थीटा नॉट ऑब्जेक्ट के लिए हमारे पास में क्या बनेगा? देखो बेटा, ए बी परपेंडिकुलर अपॉन ऑब्जेक्ट के लिए बेटा हम इसको शुरुआत में डी लेके चलेंगे कि नहीं चलेंगे बताइए? तो डी अपॉन ए बी हो जाएगा। यदि नहीं समझ में आया तो देख लीजिए। सबसे पहले 10 थीटा की वैल्यू इमेज के लिए हमने क्या निकाली थी? ए डैश बी डैश अपॉन ए बी। सो फर्स्ट वैल्यू थी m इक्वल्स टू ए डैश बी डैश अपॉन यू ई, सॉरी, राइट? ए डैश बी डैश अपॉन यू ई। एंड सेकेंड केस के लिए 10 थीटा नॉट है ना, क्योंकि हम इस किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं यहाँ पे? 10 थीटा एंगल ऑफ विजन बाय इमेज एंड एंगल ऑफ विजन बाय ऑब्जेक्ट। ठीक है? 10 थीटा नॉट इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो 10 थीटा नॉट यहाँ पे क्या बनेगा बेटा? देखो बेटा, ए बी, ठीक है, इक्वल्स टू ए बी। और इस समय जब स्टार्ट में हम लेते हैं तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कहाँ लेते हैं? डी पर लेते हैं। लेते कि नहीं लेते? सो अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इंटू डी अपॉन यू ई। क्लियर हुआ बेटा? इंटू डी अपॉन यू ई। ठीक है? यस। अब ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है? एम की। ठीक है? हाँ, किसकी वैल्यू आ चुकी है? एम की। ठीक है ना? देखिए, जो आपके पास में ये फॉर्मूला दिया हुआ है, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, ठीक है ना? देखिए, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, इस चीज को विचार करिए। ये चीज जो फर्स्ट लेंस है आपका, फर्स्ट लेंस, फर्स्ट लेंस के लिए ऑब्जेक्ट हाइट कितनी है? ए बी है कि नहीं है? और फर्स्ट लेंस के लिए जो इमेज हाइट है, वो क्या ए डैश बी डैश है कि नहीं है? अब मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस होता है हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। बताइए होता है कि नहीं होता? एंड दिस इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन जो होता है दैट इज इक्वल टू वी अपॉन यू। होता है कि नहीं होता? क्लियर है कि नहीं है? तो क्या मैं यहाँ पर हाइट ऑफ इमेज इस केस के लिए ए डैश बी डैश है कि नहीं है? और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ए बी है कि नहीं है? है ना? तो मैं इसके प्लेस पे वी अपॉन यू पुट कर सकता हूँ कि नहीं पुट कर सकता? और ये किस लेंस के लिए है? ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए। ये और नो? तो मैं इसे वी ऑब्जेक्टिव अपॉन यू ऑब्जेक्टिव लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता?
तो मैंने लिखा इसे कितना, यहाँ पे क्या बन जाएगा, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी की जगह, इसकी जगह मैं पुट कर दूंगा वी ऑब्जेक्टिव अपॉन यू ऑब्जेक्टिव। बताइए सोनू, इंटू डी बाई यू ई। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो ये देखिए, वी ऑब्जेक्टिव अपॉन यू ऑब्जेक्टिव, इसकी जगह इंटू डी बाई यू ई। ये बन गया हमारा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। क्लियर? हाँ, क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? फर्स्ट केस में जो हमने एच अपॉन डी बनाया था, है ना, वो यहाँ पे लिख दिया गया है, ठीक ना, ए बी अपॉन डी, ठीक ना, जो हमने टेन थीटा नॉट बनाया था फर्स्ट केस में, दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ए बी अपॉन डी। ये जो नीचे से ऊपर आ गया था ये वाला पार्ट, ठीक है। चलिए, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बन गया। अब आइए करते हैं, कंडीशंस लगाते हैं, वही दो कंडीशन, एक मैक्सिमम मैग्निफिकेशन की, एक मिनिमम की, ठीक है ना। यस, तो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के लिए फिर से वही फॉर्मूला लगा दीजिए कि 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। ठीक है बेटा, तो आइए हम फॉर्मूला लगाते हैं, जैसा हमने कहा मैग्निफिकेशन का, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, सो देखिए 1/f यानी 1/f ही आई पीस के लिए, ठीक है, 1/v माइनस 1/u। देखिए ध्यान से देखिए, 1/f ही हो गया, इसको मैं लिख देता हूं, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। बेटा फोकल लेंथ आई पीस की कितनी है, एफ ही, और क्योंकि कॉन्वेक्स है तो प्लस में लेंगे, राइट। अब देखिए जो इमेज बनती है फाइनल, वो हमेशा कहाँ पर हम लेते हैं, डी पर लेते हैं कि नहीं लेते, और निगेटिव लेंगे क्योंकि बैक साइड बन रही है, देखिए वर्चुअल बन रही है, यस और नो। ये देखिए वर्चुअल बन रही है तो माइनस डी पे लेंगे कि नहीं लेंगे, ये जो वी ई है हमारा, ये माइनस डी पे आ जाएगा, ठीक है ना, तो वी इक्वल्स टू माइनस डी। क्लियर? तो वी ई यहाँ पे एफ ई, यहाँ पे वी ई, यहाँ पे यू ई, क्योंकि सारा मामला आई पीस के लिए चल रहा है ना। तो 1/-डी माइनस 1/यू ई, है ना। अब हमको यू ई की वैल्यू डालनी है, तो देखिए यहाँ पे यू की तो यू ही रहेगा, बस नेगेटिव रहेगा और कुछ नहीं, ठीक है ना, माइनस यू ई। सो 1/f ई इक्वल्स टू 1/ माइनस 1/d प्लस 1/u ई। तो बेटा यहाँ से 1/u ई की वैल्यू निकाल लो। सो 1/u ई इक्वल्स टू 1/f ई प्लस 1/d। बताइए क्लियर है? अब हमने जो मैग्निफिकेशन निकाला है वो ये निकाला है कि नहीं निकाला है, v नॉट अपॉन यू नॉट इंटू डी बाई यू ई, ठीक है ना बेटा। तो क्या कर दो, पूरे में d का मल्टीप्लाई कर दो, तो d अपॉन यू ई इक्वल्स टू d अपॉन एफ ई प्लस d अपॉन डी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ गई d अपॉन यू ई की। सो m इक्वल टू, मैग्निफिकेशन कितना है बेटा, ये ऊपर लिखा था v अपॉन यू नॉट इंटू डी बाई यू ई, वी नॉट अपॉन यू नॉट इंटू डी बाई यू ई। क्लियर बेटा? तो वैल्यू पुट कर दो डी बाई यू ई की, वी नॉट अपॉन यू नॉट को ऐसे ही बिठा दो, और डी अपॉन यू ई की वैल्यू कितनी होगी, डी अपॉन एफ ई प्लस वन, है ना, डी अपॉन एफ ई प्लस वन। डन। तो ये बन गया हमारा मैग्निफिकेशन। क्लियर? फॉर एल डी डी वी। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं मिनिमम मैग्निफिकेशन की। तो मिनिमम मैग्निफिकेशन कब मिलेगा, देखिए, फॉर मिनिमम मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो अगर आपका इफ जो यूई है आईपीस का जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक ना, वो एफ ही बन जाए, यू इक्वल टू कितना, एफ ही, तो वी ई कहाँ बन जाएगा, इन्फानाइट पे बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। सो फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f ही होता है कि नहीं होता। तो चलिए यहाँ से क्या कर देते हैं, आई पीस के लिए 1/v ई, ये आई पीस ही हो गया। चलिए तो वी ई कितना हो गया, इन्फानाइट हो गया, माइनस 1/, और यू ई की वैल्यू नेगेटिव है, माइनस यू ई, राइट, और एफ ई पॉजिटिव है। क्लियर कि नॉट क्लियर?
तो यहां से +1/UE इक्वल्स टू 1/FE आ गया, मतलब UE इक्वल टू कितना आ गया, FE आ गया। क्लियर? चलिए, तो अब देखिए मैग्निफिकेशन कितना होता है, हमने ऊपर निकाला है, ये चीज है V0/U0 इंटू D/UE। क्लियर? V0/U0 इंटू D/UE। क्लियर? UE की वैल्यू अभी हमने क्या फाइंड करी, FE। सो V0/U0 इंटू D/FE। ठीक है, ये सेकेंड केस का हमारा बन गया, इंटू D/FE। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, बेटा कंपाउंड माइक्रोस्कोप एक नली के अंदर होता है, तो इसकी लेंथ कितनी होती है, देखिए इसकी लेंथ हम किस तरीके से लिख सकते हैं, ये देखो बेटा, ये इसको इसमें देखो डायग्राम में, बेटा यहां से यहां तक इसकी इमेज बन रही कि नहीं बन रही है, तो इसे VO बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, और इतने पार्ट को UE बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, और दोनों लेंस एक नली के अंदर सेट हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, तो लेंथ ऑफ द ट्यूब कितनी होगी, यहां तक का VO और यहां तक का UE, तो VO प्लस UE। डन? चलिए, तो ये होता अपना फिनिश। दिस इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कल हम पढ़ेंगे बच्चों टेलीस्कोप, और टेलीस्कोप में हम दो तरीके के टेलीस्कोप पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप और एक पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप को ही हम एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप कहते हैं, ठीक है ना, और ये रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप एक आएगा, ठीक है ना, जो कि थोड़ा सा अच्छा होता है। ठीक है, फिर ये चैप्टर कल फिनिश हो जाएगा, मतलब केवल वो देखा जाए तो हाफ एन आवर का काम और बचा है हमारा। डन?